हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि अब हम केवल मूल विधियों की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि मूल विधियों के प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी ने कमेंट करके मुझसे कहा था कि सर घटना चक्र के आप प्रश्नोत्तर भी कराइएगा और मूल विधियां भी कराइएगा, उसका थ्योरी भी कराइएगा। तो आप सभी के लिए मैं हर दिन सीरीज लेके आ रहा हूं और अब आज हम प्रश्नोत्तर की पहली सीरीज पढ़ेंगे। ये 2017 में प्रश्न पूछे गए थे वो भी हैं और अभी तक के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं घटना चक्र में जिनके द्वारा दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज 1 से 30 प्रश्न तक चर्चा करेंगे, उसके बाद 30 के बाद फिर उसके बाद हर दिन ऐसे ही हम करंट अफेयर ये जो मूल विधियों के प्रश्नोत्तर है पूरी घटना चक्र को हमने पढ़ना है। तो चलिएगा, यूपीएसआई के एग्जाम आने से पहले आपकी पूरी घटना चक्र मूल विधियां मैं आपको कवर करा दूंगा। देखिएगा, चलिए आज हम शुरू करते हैं और इनके पीडीएफ भी मैं आप सभी को पता है जैसा कि पीडीएफ भी आपको देता रहता हूं। तो आप पीडीएफ के लिए ज्ञानकोश नाम से ही ज्ञानकोश ऐप है, साथ साथ में ज्ञानकोश फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारियां मिलती रहें, पूरे पीडीएफ्स मिलते रहें। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, जो कि घटना चक्र की पुस्तक में पहला प्रश्न पूछा गया है, वो ये है कि भारतीय दंड संहिता प्रवर्त कब हुई। भारतीय दंड संहिता जो है, जो आईपीसी जो है, ये कब प्रवर्त हुई थी। तो ये प्रवर्त हुई थी 1 जनवरी 1862 को, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी होगा। अब लेकिन ये 1 जनवरी 1862 को तो ये लागू हुई थी, ये प्रवर्त हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें कि इसको अनुमति कब मिल गई थी तो इसे अनुमति तो 6 अक्टूबर 1860 में ही मिल गई थी, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहां अनुमति मिली थी। लेकिन लागू कब से हुई थी तो लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 से। तो दो प्रश्न आपके यहां से कवर होते हैं कि कब ये लागू हुई और कब ये प्रवर्त हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे अनुमति 6 अक्टूबर 1860 में मिली, लेकिन यह प्रवर्त और लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 से, पूरे देश में लागू है। तो इस प्रकार से जानकारी आपको मिली। अब दूसरा प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 जो है वो किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको जब भी थ्योरी पढ़ाता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि अगर धारा 1 की बात करी जाए, ये केवल भारतीय दंड संहिता 1860 ही नहीं बल्कि किसी भी आप धारा को पढ़िएगा, अगर किसी भी अधिनियम को पढ़िएगा, उस अधिनियम की जो धारा 1 होती है, उस अधिनियम की जो धारा 1 होती है वो उस अधिनियम या उस संहिता के नाम का वर्णन करती है और उसके प्रवर्तन के विस्तार का वर्णन करती है। तो यहां से इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो आपका सही रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। तो कहां तक क्षेत्राधिकार फैला हुआ है, तो इसका यहां से आंसर रहेगा 12 समुद्री मील, यानी कि जो भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार फैला हुआ है वो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अब यहां से देखिएगा कि क्षेत्रीय सागर की दूरी जो है वो आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है और इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त भी है और भारतीय दंड संहिता का समुद्री क्षेत्राधिकार कितना है, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो यहां से ये जानकारी हमें यहां से मिलती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि मेंसरिया से तात्पर्य क्या है, मेंसरिया का अर्थ क्या है, क्योंकि आपको मूल विधियों में अनेक मुश्किल शब्दावलियां देखने को मिलती है। तो मेंसरिया का अर्थ क्या होता है, मेंसरिया का मतलब होता है दुराशय, मतलब बुरा अर्थ, बुरा आशय करना ही इसका अर्थ होता है। और अपराध के 4 तत्व माने भी गए हैं, मैंने आपसे पहले बताया था। पहला मनुष्य, दूसरा आपराधिक मनस्थिति यानी कि दुराशय यानी कि मेंसरिया जो है वो इंग्लिश में है MENSREA, मेंसरिया, जिसका हिंदी में रूपांतरण जो होता है वो दुराशय होता है। तो ये बात आपने जरूर समझनी है, ठीक है। और मैंने आपसे एक बात और भी कही थी कि अपराध के 4 तत्व होते हैं। पहला मानव, दूसरा आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, तीसरा होता है आपराधिक कृत्य, मतलब कोई कार्य किए जाते हैं, और चौथा ये होता है कि ऐसे आपराधिक कृत्य जिससे मानव तथा समाज को नुकसान पहुंचता है। तो ये 4 जो होते हैं ये अपराध के तत्व माने गए हैं, जिसमें दूसरा जो है वो दुराशय होता है या मेंसरिया ही होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 कि इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं। सबसे पहला इंसान द्वारा किए गए, दूसरा आपराधिक इरादा, कोई वैध कार्य या चूक या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा से या संपत्ति को चोट पहुंचाना। तो यहां से देखिएगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है
PQRS यानी कि सभी। एक यहां से मैं आपको एक बात और भी बताता हूं कि जहां कहीं भी आपको उपरोक्त सभी या सभी सही है ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो उसको आपने सही लगाना है, क्योंकि ऐसी अवस्था में आपके 99% ऐसी संभावनाएं होती है कि वो सही हो जाता है। तो यहां से भी पांचवें प्रश्न का आंसर जो है वो ए ही सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता भी उसी प्रारूप, देखिए भारत का जो दंड संहिता है वो मैंने बताया था लॉर्ड मैकाले द्वारा संहिता में संशोधन करके बनाया गया है, लेकिन ऐसा भारत के अलावा कौन कौन से देशों में कहा गया है। तो यहां से आप देखिएगा कि सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका, तीनों के तीनों जो है वो आपके ऑप्शन सही हो गए। यानी कि देश का जो लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है वो भारत का ही नहीं बल्कि सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका जैसे देशों का भी उसी प्रारूप पर आधारित है। उसके बाद इस प्रश्न से आपको ये जानकारियां मिली। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का द्योतक है। द्योतक मतलब कि अर्थ बताने वाला क्या है, कि स्त्री शब्द जो है उसका उल्लेखित किस रूप में किया गया है। तो स्त्री का मतलब होता है कि 18, 15, 21 वर्ष नहीं होता है, क्योंकि 18 वर्ष जो होता है उससे कम की आयु वाली जो लड़कियां होती है वो तो हमने अन्य अधिनियमों में पढ़ा है, लेकिन भारतीय दंड संहिता आईपीसी में जो स्त्री शब्द बताया गया है और इस स्त्री शब्द का अर्थ होता है कि जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला जो जन्म से लेकर के भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में यह बात वर्णित करी गई है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 10 ये बात बताती है कि स्त्री का अर्थ होता है कि जो भी कोई भी जन्म से लेकर के और किसी भी आयु वर्ग की महिला जो है वो स्त्री के अंतर्गत ही आती है। तो ये बात आपने यहां से समझनी है। 7 प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 8 कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत शब्द को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 18 ये बताती है कि भारत शब्द को परिभाषित किया गया है। तो ये बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 18 जो है वो भारत शब्द को परिभाषित करती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार, मैंने आपको सारी धाराएं पढ़ाई थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कोई भी कार्य करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है और गलत तरीके से लाभ पहुंचाना भी बेईमानी कहलाता है और गलत तरीके से हानि पहुंचाना भी क्या कहलाता है, बेईमानी कहलाता है। तो इसका अर्थ जो है ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में यह वर्णित करी गई ये बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाता है, साथ साथ में यदि गलत तरीके से आपको लाभ भी पहुंचाता है तो वो भी एक बेईमानी के अंतर्गत ही आता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। प्रश्न नंबर 10 कि सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान जो आईपीसी जो कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उल्लेख किया गया है। तो देखिएगा इस धारा का 34 में वर्णन किया गया है कि अगर सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान जो है वो आईपीसी की धारा 34 में बताए गए हैं। अब यहां से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है कि 149। तो धारा 149 ये कहती है कि सामान्य उद्देश्य धारा 297 में कब्रिस्तान आदि के अतिचार और 316 में किसी सजीव या अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान है। 217 में कब्रिस्तान और 316 में सजीव अजात शिशु की मृत्यु जो है उनके प्रावधान वर्णित किए गए हैं। तो मैंने आपको चारों प्रावधान से संबंधित जो बातें हैं वो बता दी। अब 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर जो प्रसिद्ध वाद है वो कौन सा है, वो है वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। वारिद कुमार घोष बनाम इम्परर का जो वाद है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का प्रसिद्ध वाद है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको यहां से मिला। उसके बाद अपराध की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है। तो अपराध की जो परिभाषा है वो सभी में वर्णित करी गई है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात और भी कही थी कि जहां आपको उपयुक्त सभी ऑप्शन दिखते हैं तो आपने उन सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन को पढ़ना है और उसी को आपने सही लगाना है। यहां भी एक यही ऐसा ही ऑप्शन आ गया है।
तो अपराध की जो परिभाषा है वो भारतीय दंड संहिता 1860 में भी दी गई है, अध्याय 2 में भी दी गई है। भारतीय प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में भी दी गई है। साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में भी दी गई है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। उसके बाद 13 नंबर कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होती है? तो ये 13 नंबर प्रश्न है। तो ये कहां पर लागू होती है? ये लागू होती है भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। भारत के किसी भी विशिष्ट भाग पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 जो है वो लागू होती है। इसका मतलब होता है स्थानीय विधि, स्थानीय विधि के अंतर्गत ही ये लागू होती है। तो ये प्रश्न नंबर 13 से हमें जानकारियां मिली। उसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की जो धारा 53 है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होती है दंड, यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 जो है ये दंड से संबंध रखती है। यानी कि 5 तरह के दंड की भी व्यवस्था की गई है। कौन कौन से? पहला मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कठोर या सादा कारावास, चौथा संपत्ति का संपहरण और पांचवा होता है आपका आर्थिक दंड। तो ये दंड जो है वो भी 5 प्रकार के बताए गए हैं जो कि धारा आईपीसी की धारा 53 में वर्णन इनका किया गया है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आता है कि भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है? प्रश्न नंबर 14 में भी मैंने बताया था कि कितने प्रकार के दंड का व्यवधान किया गया है। 5 प्रकार के दंड। कौन कौन से हैं? ये 5 प्रकार के दंड आता है। पहला मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा आता है कि कठोर या सादा कारावास, चौथा आता है संपत्ति का संपहरण, पांचवा आता है जुर्माना या अर्थदंड। ये आर्थिक दंड, ये आपका 5वां जुर्म जो है दंड आता है। तो इस प्रकार से आईपीसी में 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था करी गई है। अब देखिएगा अगला प्रश्न 16 है कि राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपए का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने के लिए कैद किया जा सकता है? तो अगर ऐसी स्थिति में उसे कैद किया जाएगा तो उसे उसके लिए 2 महीने के कैद का प्रावधान किया गया है। 2 महीने के कैद का प्रावधान किया गया। यहां से एक बात और समझ लीजिएगा कि यदि जुर्माने की रकम जो है वो 50 रुपए तक होती है तो 2 महीने का जुर्माना, यदि 100 रुपए तक होती है तो 4 महीने का जुर्माना, और यदि 100 से अधिक होती है तो 6 महीने का जुर्माना होता है। 6 महीने का जुर्माना नहीं, 6 महीने का कारावास। 2 महीने का कारावास 50 रुपए से कम, 50 से 100 रुपए तक के 4 महीने का कारावास, और 100 रुपए से अधिक के जुर्माने के लिए 6 महीने का कारावास दिया जाता है। तो ये आईपीसी की धारा 67 वर्णन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? तो 1, 2 बताए गए हैं। 2 तो 1 में लिखा है कि एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा दी जाती है तो ए को सजा के लिए 50 वर्ष का कारावास होगा। दूसरी बात कि ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है। ए जानबूझकर वाई को भी मारता है तो ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। ऐसे में आपका प्रश्न कौन सा रहेगा? देखिएगा ऐसे में थोड़ा टिपिकल हो जाता है, लेकिन ऐसे में केवल और केवल जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका सी सही रहेगा। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो केवल और केवल सी सही होगा। क्योंकि ए सही क्यों नहीं है? देखिएगा ये आपका ऑप्शन सही हो गया, लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि आपको मृत्यु दंड जो है अगर आप किसी एक व्यक्ति को मारते हैं तब भी आपको मृत्यु दंड दिया जाता है, आप 50 व्यक्तियों को मारते हैं तब भी आपको मृत्यु दंड ही दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को मारने का 1 बार मृत्यु दंड दिया जाएगा, 50 व्यक्तियों को मारने के लिए 50 बार आपको फांसी पे लटकाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मृत्यु दंड जो है या कोई भी दंड जो है वो 1 बार ही दिया जाता है। तो यहां से ए और 2 नहीं होंगे, ना केवल 1 होगा बल्कि केवल और केवल 2 ही आपका ऑप्शन सही रहेगा। यहां से देखिएगा अब प्रश्न नंबर 18 कि एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो वह धारा 78 के तहत, धारा 78 जो कि आईपीसी की धारा 78 है, इसके अंतर्गत वह
वह व्यक्ति उस व्यक्ति को दायित्व प्राप्त है कि वह किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड से निष्पादित मृत्युदंड जो है वो दे सकता है और उसके लिए किसी भी प्रकार के अपराध में वो संज्ञेय अपराधी नहीं माना जाता है। तो ये धारा 78 वर्णन करती है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है कि 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ कर दी है और मारधाड़ फिल्म देखी है। एक दिन एक बच्चा बी को जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। अगला ऑप्शन है कि क्यू और पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला देता है। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी और पी पर कोई अपराध नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो आपका सही रहेगा वो आपके दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। दोनों ऑप्शन सही होने का अर्थ यह है कि आपका ए और बी दोनों ही सही रहेंगे और दोनों ही सही रहेंगे तो इसका प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। बालक जो है 6 वर्ष का है तो उससे अगर कोई अपराध हो जाता है तो कोई अपराध नहीं माना जाता क्योंकि 7 साल से कम के बच्चे की कोई अपराध नहीं है, ऐसा भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में दिया गया है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद प्रश्न नंबर 20। आज हम 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो 20 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा अपराध है? तो यहां से देखिएगा मैकनोटन का वाद यानी कि ऑप्शन सी, ये एक ऐसा वाद है जो कि 1843 का जो वाद है ये उन्मत्तता के लिए आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो यहां से ऑप्शन बी का प्रश्न नंबर बी का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक ममता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो यहां से ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन बी यानी कि धारा 85 मैं आपको पहले टिक कर देता हूं फिर इसके बारे में बताता हूं कि धारा 85 में यह वर्णित है कि अनैच्छिक ममता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा मतलब बचाव का प्रावधान किया गया है। धारा 84 जो ऑप्शन ए में लिखी है इसमें विकृत चित्तता के आधार पर बचाव वर्णित है। धारा 86 में ऐच्छिक ममता आधारित है। धारा 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से संभावना के बिना उसकी संपत्ति के लिए किए गए कार्य से कारित अपराध वर्णित किए गए हैं। तो यहां से इस ऑप्शन का ऑप्शन बी ही सही रहेगा। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। 22 नंबर प्रश्न यह आपके यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्न है, मैं सारे के सारे वही करा रहा हूं आपको। तो प्रश्न नंबर 22 देखिएगा कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ए बी के साथ मनोरंजन के लिए मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है, ऑप्शन ए है। दूसरा है कि पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो ऐसे में केवल और केवल कौन सा अपराध होगा? तो ऐसी स्थिति जो रहेगी वो केवल और केवल बी को बताएगी। बी का अर्थ है ए और बी दोनों ही सही रहेंगे। तो ये बात आपने समझनी है, ए और बी दोनों ही अपराध सही होंगे कि अगर इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? दुष्प्रेरण का अपराध जो है वो किसके अधीन किया जा सकता? तो यहां से है कि दुष्प्रेरण का अपराध षड्यंत्र के द्वारा किया जाता है। यानी कि भारतीय दंड संहिता धारा 107 के अनुसार ये होता है कि दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीके से किया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहला उकसाने के द्वारा, दूसरा है षड्यंत्र द्वारा और तीसरा है सहायता के द्वारा ये किए जाते हैं। और षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण जो है उसका अपराध किया जा सकता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 23 था। प्रश्न नंबर 24 कि भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यहां से देखिएगा ऑप्शन ए में लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी
अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह भी कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। यहां से हम कौन सा सही करेंगे? तो यहां से अगर हमने सही करना है तो ए और बी दोनों को ही हम सही करेंगे, और दोनों सही होंगे तो यहां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 कि भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? तो कौन सा ऐसा है? तो यहां से आपने ऑप्शन ए पढ़ना है कि धारा 120 बी। धारा 120 बी जो है वो ये कहती है कि इसके अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 120 में किया गया है। तो यहां से आपको यह प्रश्न मिलेगा। प्रश्न नंबर 26 कि निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना, ये सब आएगा। धारा 194 ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। अब देखिएगा, यहां से केवल और केवल जो घटना बी बताई गई है वो आपकी सही होगी। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 कि नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत और मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। तो उसके लिए किसके लिए अपराध? क्योंकि देखिए, जब भी कोई सरकार के विरुद्ध करता है, जब भी कोई राज्य के खिलाफ बोलता है, तो राज्य के खिलाफ बोलने पर यह राजद्रोह का मामला हो जाता है। क्योंकि ये तो पहली बात कि राज्य के लिए नफरत फैलाना, दूसरी बात है कि मानहानि के कोई गलत तरीके से किसी राज्य सरकार के बारे में या देश के बारे में बोलता है, तो ये तो राजद्रोह के लिए अपराध दंडित किया जाता है। राजद्रोह के लिए यह अपराध जो है वो दंडित किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की जो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में यह परिभाषा बताई गई है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए ये विधि कानून बनाती है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 कि भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होता है। तो कैसे अपराध का दोषी होता है? ये बलवा अपराध का दोषी होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही रहेगा। बलवा अपराध के लिए वो व्यक्ति दोषी होता है। तो यहां से देखिएगा, आपको यहां से जानने को मिला। अब एक प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, कि बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष के अपराध से 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और अगर ये पूछा जाए कि 2 वर्ष का सजा कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 147 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको करंट ये मूल विधियों की सीरीज पसंद आ रही है। पीडीएफ को आप ज्ञानकोश ऐप से डाउनलोड करें या फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से करिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।